हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। आप लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो इस वीडियो में आप लोग वन शॉट रिवीजन को कवर कर रहे हैं। और वन शॉट रिवीजन कौन सा? वो भी पार्ट 3, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर सेम है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जैसे कि स्टैटिस्टिक्स ही मैं करवा रहा हूं अभी, और पार्ट 3 है इस वीडियो में। पार्ट 3 जो है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप लोगों ने पार्ट 1 वॉच किया, आप लोगों ने पार्ट 2 वॉच किया। पार्ट 1 में आप लोगों ने टैबुलर फॉर्म को समझा। पार्ट 2 में आपने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने का तरीका सीखा। और पार्ट 3 में आप एक नेक्स्ट तरीका सीख रहे हैं किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का। तो जो नेक्स्ट वे है जो मैं डाटा को रिप्रेजेंट कर सकता हूं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो टैबुलर फॉर्म भी एक तरीका है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक तरीका है। क्लियर है यहां तक? चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। यहां पे मैं बेसिकली आपको ये सिखा रहा हूं कि एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने, सो दैट आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स गवा के ना आओ। ठीक है, बड़े मार्क्स के क्या क्वेश्चंस दिख सकते हैं, साथ में अगर एमसीक्यूज आते हैं तो उस एमसीक्यूज को आप कैसे कवर कर सकते हैं और किस प्रकार के एमसीक्यूज आते हैं। तो एनसीईआरटी बुक बेस्ड मैं ये पूरी थ्योरी दे रहा हूं। इस वीडियो में हम इस चीज को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में क्या है, आप लोगों ने क्या पढ़ा है वहीं से मैं उन्हीं पॉइंट्स को कवर कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने पढ़ा है कि ये एक अलग तरीका है, एक दूसरा तरीका है जहां पे आप चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू रिप्रेजेंटेशन, थ्रू क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ्स के थ्रू। तो एक डाटा जो आपके सामने आता है, जो कि आपने सीखा टैबुलर फॉर्म में कैसे उसको अरेंज किया जाता है, फिर अरेंज करने के बाद कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सो दैट देखने वाला उसको इजी वे में देख पाए। यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की भी पीछे बेसिक एम है। ठीक है, लेकिन टैबुलर फॉर्म में एक नेगेटिव पार्ट ये था कि हमें कुछ छोटे छोटे से कैलकुलेशन करके, चीजों को काउंटिंग करके टेबल फॉर्मेशन करना पड़ता था। वो टेबल फॉर्मेशन करने में थोड़ा सा हमारा समय जाता था। ठीक है, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये एक पिक्टोरियल व्यू है। पिक्टोरियल व्यू में अगर बोलूं तो पिक्चर के थ्रू हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसी एक कहावत है हिंदी में कि एक पिक्चर काफी है, 1000 से 2000 शब्दों के बराबर होती है। तो हिंदी की ये कहावत यहीं पे इंग्लिश में लिखी हुई है कि 1 पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। एक फोटो या एक कोई पिक्चर बेस्ट थिंग है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का, अदर देन अगर मैं 1000 शब्द बोल दूं या 2000 शब्द बोल दूं। तो अगर मुझे 1000 शब्द 2000 शब्द कुछ बोलने हैं, इससे अच्छा मैं एक पिक्चर दिखा दूं, वो काफी है, वो सफिशिएंट है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का ये बेसिक एम उसके पीछे है। आगे समझना, यूजुअली कंपैरिजन अमंग द इंडिविजुअल आइटम्स आर द बेस्ट शोन बाय द मींस ऑफ ग्राफ। दूसरा जो कंपैरिजन करने का तरीका है, एक आइटम का दूसरा आइटम से, दूसरे आइटम का तीसरे आइटम से, ऐसे अगर मुझे 10 आइटम दे दिए, 20 आइटम दे दिए और मुझे उनके बीच में कंपैरिजन करना है बहुत जल्दी से, तो वो पिक्चर देख के मैं फटाक से कंपैरिजन कर सकता हूं। मैं देख सकता हूं कि कैसा क्या आइटम का ग्राफ ऊपर गया है, क्या नीचे आया है, क्या फिर कैसे जा रहा है, उसका ट्रेंडिंग क्या चल रहा है और आने वाला फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो ये कंपैरिजन करने का बहुत अच्छा तरीका। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन देन बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल डाटा। जो ये रिप्रेजेंटेशन है, कौन सा? जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये बहुत एक इजी वे हो जाता है, एक इजी तरीका है ये अंडरस्टैंड करने का कि एक्चुअल डाटा क्या था। तो एक बड़ा सा एक्चुअल डाटा आपके सामने आया, आपने उस बड़े से एक्चुअल डाटा को कंप्रेस किया, टेबल फॉर्म में बनाया और टेबल से आपने उठा के उसका ग्राफ बना दिया। तो ये बहुत एक अच्छा वे है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस का आंसर देख सकते हैं, दे सकते हैं एग्जाम के अंदर ग्राफ देखने के बाद। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बी रेडी फॉर दैट। ग्राफ से अगर आपको कुछ बनाना है, मतलब रिप्रेजेंटेशन करना है, तो बेसिकली 3 तरह के ग्राफ इस चैप्टर में आपको समझने की जरूरत है। पहला जो है वो है बार ग्राफ, ठीक है, दूसरा जो है वो है हिस्टोग्राम और तीसरा जो है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये 3 चीजें हम कवर करेंगे। आपने 8th क्लास में पढ़ा था बार ग्राफ, पाई चार्ट, ठीक है।
तो वो सब आपने 8th में पढ़ा है, उसको थोड़ा सा और लेवल हाई लेके हम यहाँ पे 9th क्लास में समझ रहे हैं बार ग्राफ्स को, हिस्टोग्राम्स को, फ्रीक्वेंसी को। तो ये तीनों वैरायटी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से ही है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ से कि बार ग्राफ होते क्या हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो याद रखने वाली हैं, क्या क्या ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिसके कारण मैम मार्क्स काट सकती हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हम समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। तो सवाल लूंगा डायरेक्ट, ठीक है, बार ग्राफ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सवाल आपके सामने, आप सवाल से मैं आपको समझाऊंगा कि आप बेसिक चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज ये कि आपके पास औजार होने चाहिए इसको बनाने के लिए। औजार बोले तो टूल्स, और आपके टूल्स यहाँ पे क्या है, आपकी 2 पेंसिल। तो आपको 2 पेंसिल रखनी है अपनी बॉक्स में, 2 पेंसिल मतलब एक डार्क पेंसिल, एक हल्की पेंसिल, ठीक है। दूसरा आपके पास रूलर होना चाहिए, रूलर बोले तो स्केल, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूं कि आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि आपका रूलर प्रॉपर तरीके से हो, अच्छे मेजरमेंट्स करता हो, मतलब उसमें किसी तरह का मिसप्रिंट ना हो। कई रूलर ऐसे जो पुराने हो जाते हैं उनमें प्रिंटिंग हट जाती है, आप रूलर अच्छा रखिएगा अपने पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 पेंसिल होनी चाहिए, तो पेंसिल कम से कम आपको 2 रखनी है, और शार्पन पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है। उसका प्रॉपर तरीके से जो पिन है, मतलब आगे का जो पॉइंट है वो प्रॉपर तरीके से शार्पन होना चाहिए। पेंसिल 2 रखनी है, कोशिश करना है कि इरेजर का यूज कम से कम हो या ना ही हो। तो इरेजर बोले तो रबर, रबर का यूज आपको कम करना है, ठीक है, रबर का यूज मत ही करिएगा। आपको इन्हीं 2 चीजों से ग्राफ बनाना है। अब अगर आपको ग्राफ पेपर दिया है तो कोशिश पूरी यही करिए कि ग्राफ पेपर पे बनाएं। मैक्सिमम टाइम हो सकता है ये जो क्वेश्चंस रहते हैं इसमें ग्राफ दिया होता है, आपको सिर्फ सवालों का जवाब देना होता है। नहीं, अगर आपको ग्राफ बनाने को बोले तो ग्राफ बनाना कैसे है, यूज करेंगे इसी को प्लेन पेपर के ऊपर, ठीक है। तो मैं प्लेन बोर्ड पे यूज करूंगा, ग्राफ मैं ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो आप प्रिंस सर की थ्योरी वीडियो को वॉच करिए, वहां पे ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाने का तरीका वहां पे सिखाया गया है। चलिए मैं वीडियोस को कर देता हूं यहां से, मतलब इसको क्लियर करके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू बार ग्राफ समझाता हूं। सवाल क्या है, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ। तो 40 बच्चे ऐसे थे जिनसे ये पूछा गया कि उनका बर्थ कौन से महीने में हुआ है। तो 40 बच्चों तक मैं गया, मैंने डाटा कलेक्ट किया, और डाटा मैंने कलेक्ट किया टैबुलर फॉर्म में, इस चीज को आप समझना, ठीक है। तो मैंने बर्थ मंथ लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, किस मंथ में बर्थ हुआ है, तो वो बर्थ का मंथ लिखा, ऐसे 12 महीने यहाँ पे लिख लिए। तो मैंने डाटा कलेक्ट किया, कितने बच्चे, तो आउट ऑफ 40, तो यहाँ पे जो टोटल आया होगा फ्रीक्वेंसी का टोटल वो 40 आया होगा। तो आउट ऑफ 40 कितने बच्चे हैं जिनका जन्म हुआ, ठीक है, कौन से महीने में हुआ। तो इस चीज का मैंने एक टैबुलर फॉर्म बनाया, एक टेबल बना लिया है। इस टेबल के बाद, ठीक है, जो इन्होंने दिया है कि इस टेबल के बाद मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। एंड द फॉलोइंग ग्राफ वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन्ड। ऑब्जर्व द बार ग्राफ, आपको इस बार ग्राफ को ऑब्जर्व करना है फ्रॉम द गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो पहला सवाल देखिएगा क्या है। अब देखो बार ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। देखो बार ग्राफ बेसिकली एक्स एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है ये एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस होती है। तो आपको ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कॉम्बिनेशन है, ये पॉइंट जहां पे मैंने 0 लिखा है, इसको ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओरिजिन। शुरुआत हमेशा यहीं से होती है। बार ग्राफ जो होता है, बार ग्राफ को बार ग्राफ इसलिए बोला जाता है, जो वर्ड बार बोला जाता है, बेसिकली बार का मतलब होता है इस तरह के जो लंबे लंबे में स्टिक्स बनाता हूं, तो ये बार्स मैंने बना दिए, ठीक है। तो ये जो बार बना है ये बेसिकली रेक्टेंगुलर होता है शेप में, रेक्टेंगल्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल्स हैं, इन रेक्टेंगल्स के बीच में आप गैप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको गैप दिख रहे हैं सब रेक्टेंगल्स के बीच में। तो ये बार ग्राफ का प्रिंसिपल है कि जब भी बार ग्राफ बनेगा तो दिया हुआ डाटा, जो महीने आपको दिए, जो हमने एक्स एक्सिस पे लिए हैं, उनके बीच में गैप होगा, उनके बीच में गैप होगा। तो ये चीज आपको अपने ध्यान में रखनी है, अपने जहन में याद रखनी है। तो जब भी आप ग्राफ बनाएं तो उसके ऊपर जो बॉक्सेस बने हैं, ठीक है,
इन बॉक्सेस के एक एक यूनिट का गैप लेके ही आप बार्स बनाए। जैसे मैंने एक बार अगर यहां बना दिया है तो इसमें भी डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस चीज को देखिएगा। देखिए मैं बना देता हूं, यहां पे अगर मैंने बार बनाया, देखना, इसके बाद में एक यूनिट का अंतर रखूंगा, फिर दूसरा बार यहां बनेगा, फिर एक यूनिट का अंतर रखूंगा, फिर तीसरा बार यहां बनेगा। तो कितना डिस्टेंस सर रखते हैं, अगर आपको ये डाउट है तो भाई डिस्टेंस होना जरूरी है, जरूरी नहीं कि कितने यूनिट का होना चाहिए। वो आप 0.5 डिस्टेंस भी रख सकते हैं, आप 1 यूनिट भी रख सकते हैं, आप 2 यूनिट भी रख सकते हैं। बस आपको ध्यान दिए देना है कि जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर दिया हुआ डाटा पूरा आ जाए, लेकिन गैप जरूर रखना। आप 0.2 का भी गैप रख सकते हैं। तो 0.2 यूनिट। अब मैं बार बार जो शब्द यूनिट बोल रहा हूं, ये यूनिट क्या है, इस चीज को समझना। यूनिट का मतलब क्या होता है, तो जब आपके सामने ग्राफ पेपर आता है तो ग्राफ पेपर में आप लोग बॉक्सेस देखते हैं, तो कुछ बॉक्सेस रहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पे बॉक्सेस बना दिए। इसमें से जो हर एक बॉक्स है वो 100 यूनिट्स में बटा होता है, बारीक बारीक 100 डब्बे होते हैं, 10 लाइन हॉरिजॉन्टल और 10 लाइन वर्टिकल, ऐसे एक बॉक्स होता है। एक बॉक्स में 100 नंबर ऑफ छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। ये जो 10 बॉक्सेस हैं, वर्टिकली बोलूं या हॉरिजॉन्टली बोलूं, चाहे ऐसे बोलूं चाहे ऐसे बोलूं, तो ये जो दूरी है ये 1 सेंटीमीटर की होती है। तो मैं 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर को बोल रहा हूं, ठीक है, कि एक यूनिट मतलब ये जो एक बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आपको इस हिसाब से डिस्टेंस रखना है। तो मैं अगर आपको बोल रहा हूं 0.5 का डिस्टेंस रख लो, मतलब मैं ½ सेंटीमीटर बोल रहा हूं, ठीक है। तो 1 यूनिट, क्लियर है ये चीज। तो बार ग्राफ क्या है, बार ग्राफ मतलब बार्स बनेंगे, रेक्टेंगुलर बार्स बनते हैं जिनके बीच में गैप होता है। दूसरी बात जो याद रखने वाली वो ये है कि जब आपको टेबल दिया रहता है और आपको कभी ग्राफ बनाने को बोले, तो टेबल में जो पहला कॉलम है इसको आप चाहे मार्क्स बोलो, चाहे आप इसको क्लास बोलो, चाहे आप इसको बोलो गिवन डाटा, ये हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, ये हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा पहला कॉलम। वाई एक्सिस पे क्यों नहीं, वाई एक्सिस पे भी बना सकते हो। इस केस में ये पूरा बार ग्राफ ऐसे हॉरिजॉन्टल बनेगा, मतलब ऐसा वर्टिकल बन जाएगा और बार्स ऐसे हॉरिजॉन्टल में जाएंगे। अगर आप ऐसे बनाते हो तो बार्स ऐसे बनते हैं, तो बना वैसे भी सकते हो, वाई एक्सिस पे ले सकते हो डाटा, कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी मत उलझो उस काम में। आप तो सिंपल सी चीज ये समझो कि जो पहला कॉलम है वो एक्स एक्सिस पे लो, क्लियर। दूसरी बात, यहां पे जो सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है, तो जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है वो आता है वाई एक्सिस पे। वो कहां आता है, हमेशा फ्रीक्वेंसीज आती हैं वाई एक्सिस पे, क्लियर है। जब भी आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे तो लास्ट में ये एरोस जरूर बनाना। इन एरोस को किस लिए बनाना सर, ये एरोस क्यों बनाने जरूरी है, ये एरोस इसलिए बनाने जरूरी है क्योंकि यहां से ये समझ आता है कि हम इस लाइन को, इस एक्सिस को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। तो ये सारी कुछ बेसिक बातें थी जो तुम 8th में पढ़ चुके हो या 9th में ध्यान रखना है, क्योंकि टीचर यहीं पे तुम्हारे आधे 1 मार्क्स काटेगी। वर्क एकदम रफ मत दिखा के आना, फेयर वर्क दिखा के आना। जो ये एरो बनेंगे, कई बच्चे जल्दबाजी में ऐसा एरो बना देते हैं तो टीचर यहाँ पे ½ मार्क्स उड़ा देती है, तो बेमतलब मार्क्स ग्राफ में उड़ा के मत आना, क्लियर है। चलिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब बात को समझना कितना आसान हो जाता है पिक्टोरियल व्यू, यही अभी मैं पिछले पॉइंट्स में बताया था। आप जैसे ही यहाँ पे ग्राफ देखेंगे और महीना यहाँ पे नवंबर देखेंगे, कौन सा दिया है महीना, नवंबर, तो आप यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ध्यान देंगे और एक्स एक्सिस पे नवंबर मंथ कहां पर है। तो आप जैसे ही नवंबर मंथ देखेंगे तो आप देखेंगे इसका जो बार है उसकी एक हाइट है, ठीक है, और ये हाइट कहां तक गई है, ये हाइट गई है 4 तक। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, देयर आर 4 स्टूडेंट्स जिनका जन्म नवंबर में हुआ है। 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका बर्थ नवंबर के अंदर हुआ है, ठीक है। सिर्फ नवंबर की बात की, मैं फटाक से नवंबर पे गया, नवंबर से मैंने हॉरिजॉन्टल इधर वर्टिकल एक्सिस पे ध्यान दिया, तो यहां पे मैंने देखा ये 4 को मेंशन कर रहा है। 4 बच्चे हैं ऐसे जिनका मंथ नवंबर में हुआ था। तो देख के देखो कितना आसान हो जाता है जवाब देना। इन विच मंथ वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न, सबसे ज्यादा बच्चे कौन से महीने में बर्थ लिया है। अगेन पिक्टोरियल व्यू,
पूरी कहानी देखने सुनने के बाद, मतलब सिर्फ देखने से समझ आ जाएगी। देखते ही तुम्हें एक लंबा सा बार दिखेगा, वो बार है ये वाला, ठीक है। तो जो हाइट है तुम फटाक से वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक बना देना, और वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे जैसे ही लाके टकराओगे तो तुम कहोगे मैक्सिमम 6 बच्चों का बर्थ हुआ था, और वो महीना कौन सा है, वो महीना है अगस्त का। तो यहां पे देखो जवाब देना कितना आसान हो गया, अगस्त में 6 बच्चों का जन्म हुआ है, क्योंकि उसका जो बार है वो सबसे हाइटेड दिख रहा है, बाकी सब बार उससे नीचे हैं। तो यही तो हमसे पूछा था कि कौन सा वो महीना है जब सबसे मैक्सिमम बच्चों का बर्थ हुआ, तो मैक्सिमम 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और कौन सा महीना, वो अगस्त मंथ है। तो इस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ग्राफ रिप्रेजेंटेशन सीखें, ठीक है। तो कैसे ग्राफ को देखना आसान हो जाता है ये हमने समझा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आप लोगों के लेकर आया हूं सामने। अ फैमिली विथ अ मंथली इनकम ऑफ ₹20,000, एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम 20,000 रुपए है, हैड प्लान्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड। अब आप देखिएगा यहाँ पे आपने एक डाटा कलेक्ट किया, क्या एक सिंपल सी फैमिली का जिसकी सैलरी, जिसके हेड जो मेन वहां पे बंदा है उसकी सैलरी है 20,000 रुपए, 20,000 को खर्च करने के लिए उसने प्रॉपर तरीके से हेड्स बनाए। तो ये हेड्स बनाए उसने, ग्रोसरी मतलब घर का राशन, रेंट घर का कर्जा और घर का किराया, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बच्चे की पढ़ाई, मेडिसिन, हो सकता है किसी के बीच में तबीयत खराब हो जाए महीने में, किसी को फीवर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मेडिसिन का खर्चा भी होगा, डॉक्टर्स का खर्चा होगा। ऐसे ही अगर वो अपने ऑफिस तक जा रहे हैं, फैमिली को कहीं घुमाने ले आ रहे हैं, गाड़ी की घर में अगर गाड़ी है तो गाड़ी में फ्यूल डलेगा, तो एक खर्चा फ्यूल में भी जाएगा। ऐसे ही इंटरटेनमेंट, खुद की खुशी के लिए, ठीक है, फैमिली की खुशी के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ पैसा अलग किया। ऐसे ही मिसलेनियस खर्चा, मिसलेनियस का मतलब होता है वो एक्स्ट्रा खर्चा जो बिना बताए कभी कभार सर पे आ जाता है, तो ऐसा खर्चा भी, मिसलेनियस खर्चे के लिए भी उन्होंने 20,000 में से कुछ अमाउंट अलग किया। तो उन्होंने 20,000 को कुछ हेड्स के अंदर में डाला, वो ये कि ग्रोसरी में मान लो 4,000, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो 1000 में है, 1000 रुपीज, तो अकेले 4 का मतलब ये है कि 4,000 के बारे में वो बात कर रहा है। तो यहां पे ग्रोसरी 4,000 का खर्चा, रेंट 5,000 का खर्चा, एजुकेशन 5,000 का खर्चा, मेडिसिन 2,000, फ्यूल 2,000, इंटरटेनमेंट 1,000, मिसलेनियस 1,000, टोटल 20,000 महीने का खत्म। तो उसने कुछ ऐसे हेड्स बनाए जहां जहां पैसा जाता है, उसने देख लिया कि हाँ इससे ज्यादा मैं खर्चा नहीं करूंगा, उसने उन हेड्स के हिसाब से अमाउंट फिक्स कर लिया। अब ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द डाटा अबव, इस डाटा के लिए बार ग्राफ बनाइए, ये आपका सवाल है। देखो क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ बनाना है, सबसे पहले ध्यान रखना है आपको रूलर और पेंसिल का यूज करना है, और आपको यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरीके से आपको बनाना है, और उसके चारों एंड पे आपको एरोज जरूर लगाने हैं। तो ये चीज, पहले चीज ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरा, जो भी हेड्स दिए हैं तो उसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे यूनिट्स मेंशन कर रहा हूं। देखिएगा कितने हेड्स हैं, 2, 2, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 हेड्स हैं। तो ये 7 हेड्स को देखिएगा मैं कैसे मेंशन कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, ठीक है। तो अब मुझे टोटल 7 हेड्स को लिखना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले ओरिजिन से, यहां पे 0 लिखना जरूरी है, ओरिजिन से मैं एक गैप, एक यूनिट छोड़ रहा हूं, और दूसरा जो यूनिट है उस पूरे को मैं ग्रोसरी मेंशन कर रहा हूं। तो ये है पूरी ग्रोसरी, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं ग्रोसरी, GROCERY। तो ये पूरा हेड एक यूनिट है, ये पूरा ग्रोसरी, फिर एक गैप छोड़ूंगा, फिर दूसरा जो पार्ट है वो है रेंट, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रेंट, फिर एक गैप छोड़ूंगा। तो ये वाला जो पूरा है और ये वाला जो पूरा है ये मैंने मेंशन किया, मैंने ये गैप छोड़ दिया है। ये चीज आपको समझ आ रही है। फिर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मेडिसिन, फ्यूल, इंटरटेनमेंट, मिसलेनियस। तो मैं जो ग्राफ बनाता हूं मुझे याद ये रखना है, ये एक्स एक्सिस बनानी जरूरी है, यहाँ पे वाई एक्सिस बनानी जरूरी है, एक एक का गैप रखना है। 7 चीज जो कि पहला कॉलम था उसको एक्स एक्सिस पे रखना है, उसको कहां रखना है, एक्स एक्सिस पे रखना है, और वाई एक्सिस पे क्या जाएगा, ये वाली फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। दूसरी चीज आपको यहां पे ये रखना है, जब आप फ्रीक्वेंसी यहां पे वाई एक्सिस पे मार्क करेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 5।
आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है 7 या 10 तक, 7 या 8 तक, ठीक है, एक्स्ट्रा लेके चलना है। अब ऐसा क्यों सर? काम अच्छा दिखता है और कुछ बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने मार्किंग कहां तक ली है? 8 तक। तो 1 2, यहां पे आएगा आपका 3, तो ये आ जाएगा आपका 3, ऐसे ही यहां पे 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। क्लियर है? तो मैंने इस चीज को प्रॉपर तरीके से आपके लिए ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। आप उस क्वेश्चन पे देखिए, याद क्या क्या रखने वाली बात थी वो मैंने दिखाई है। क्वेश्चन ये सॉल्व है, देखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया। तो सॉल्यूशन, अ फैमिली विथ अ मंथली इनकम ऑफ 20,000 हैड प्लान्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। तो ये मैंने हेड्स लिख दिए एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मैंने वो एक्सपेंडिचर लिख दिया। 7 या 8 तक हम चीजों को लेंगे। यहाँ पे 0 ओरिजिन को हमने 0 मार्क किया और हमने फिर रेक्टेंगल्स बनाने चालू किए। ग्रोसरी में मैंने देखा 4 तक का रेक्टेंगल है, मतलब 4000 का खर्चा है, तो मैं ये रेक्टेंगल ले गया। देखने वाली बात क्या है, सारे रेक्टेंगल्स के बीच में सिमिलर डिस्टेंस का गैप है। अब ये आप इसको चाहे 1 यूनिट मानो, चाहे 2 यूनिट मानो, चाहे 0.5 यूनिट मानो, लेकिन ये जो गैप है सारे रेक्टेंगल्स के बीच में, ये प्रॉपर तरीके से सिमिलर गैप है। आपको समझ आ रहा है? हाइट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो हाइट ऊपर की तरफ अलग जाती है। ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है हर रेक्टेंगल की, ये भी सिमिलर है। तो 1-1 यूनिट या 2-2 यूनिट आप जो भी ले, तो जो भी आप बार बनाएंगे, सारे बार्स का जो थिकनेस होगा ना, वो थिकनेस सिमिलर होना चाहिए। याद रहेंगी ये बातें? तो ये कुछ छोटी छोटी बातें, यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखना जरूरी है, यहाँ पे वाई एक्सिस लिखना जरूरी है। तो इस तरीके से आपने बार ग्राफ्स देखे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं आगे और आगे समझते हैं कि हिस्टोग्राम भी, अब जो सेकंड पार्ट है वो है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम पे आप ध्यान दीजिएगा कि हिस्टोग्राम क्या है। तो हिस्टोग्राम हम देखें, हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम में आपने अभी पढ़ा थ्योरी के अंदर कि हिस्टोग्राम जो होते हैं उनमें भी बार्स बनते हैं, वो भी रिप्रेजेंटेशन का तरीका बार्स के थ्रू ही है, लेकिन जो बार्स होते हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं, उनमें गैप नहीं होता। ये जो सारे बार्स थे, जब ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ये गैप खत्म हो जाएगा, उस समय ये बार ग्राफ हिस्टोग्राम कहलाता है। बस ये अंतर है और कोई अंतर नहीं, सब कुछ तरीका वही है बनाने का, ठीक है। अब ऐसा क्यों? तो बात को समझना, दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ, सिमिलर रिप्रेजेंटेशन है लाइक द बार ग्राफ, बट इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ये उस चार्ट के लिए बनता है जहां पे कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी दी रहती है। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, आपको 2 तरह के मैंने टेबल सिखाए, अब आपको समझ आ रहा होगा। एक टेबल होता है तुम्हारा जो सिर्फ लेता है, जो होता है सिर्फ क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मैंने ये चीज बताई थी। एक होता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और एक होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या इसको हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 नाम मैंने बताए थे। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, इनमें दूरियां बनती हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें कोई टेबल दिया हो जिसमें क्लासेस जो हैं वो ग्रुप्ड फॉर्म में दी हैं, ठीक है, क्लासेस दी हैं, और ग्रुप्ड मतलब यहाँ पे जो दिया वेट्स, वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अलग ही दिख जाएगा, ग्रुप्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है, जो अपर लिमिट है वो दूसरी क्लास की लोअर क्लास लिमिट होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 35.5 और इस क्लास में भी 35.5 है। तो मतलब चार्ट किस प्रकार का होना चाहिए? जब भी हिस्टोग्राम बनाओगे तो इस चीज को याद रखना, जब भी हिस्टोग्राम बनाओगे, ठीक है, तो जो आपके पास डाटा होगा ना वो एक्सक्लूसिव होगा या इंक्लूसिव होगा? तो इस केस में हम कहेंगे एक्सक्लूसिव चार्ट आपके सामने होगा, एक्सक्लूसिव, ठीक है। एक्सक्लूसिव मेथड का यूज करके अगर तुम्हें कोई डाटा टेबल दिया है तो ही हिस्टोग्राम बनाना है और तभी बनेगा। अगर इंक्लूसिव मेथड दिया है तो इंक्लूसिव मेथड को आप सबसे पहले एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे और उसके बाद हिस्टोग्राम बनाएंगे। एरो देख रहे हो, ठीक है। तो
आपको कैसे काम करना है, बट अगर एक्सक्लूसिव मेथड दिया है तो हिस्टोग्राम डायरेक्टली बन सकता है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिया है, हिस्टोग्राम समझाया है आपको कैसे बनता है। तो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स के लिए बनता है, पहली बात। दूसरा, ये रिप्रेजेंटेशन सिमिलर है एकदम बार ग्राफ जैसा। कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिप्रेजेंटिंग द वेट्स ऑफ 36 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। तो एक क्लास की 36 स्टूडेंट्स की आपको पूरे वेट दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने जिनका वेट इस क्लास के अंदर लाई करता है। तो ये एक लोअर क्लास लिमिट है, ये एक अपर क्लास लिमिट है। तो ये एक पूरी एक क्लास है, ठीक है। तो मैं देखो मैं टर्म्स फिर से बता रहा हूं, ये पूरी एक क्लास है, ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। इसमें जो आपको दिया है क्लास का साइज, तो क्लास का साइज अगर आपको कभी निकालने को बोल दें तो 35 माइनस 5 और 35.5 माइनस 30.5 कर देंगे तो क्लास साइज आ रहा है 5, ठीक है। तो मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा, वो वीडियो 1 थी, मैं अभी से बात कर रहा हूं हिस्टोग्राम की। तो इस क्लास के अंदर 9 बच्चे हैं जिनका वेट इस क्लास के अंदर लाई करता है। ऐसे 6 बच्चे हैं जिनका वेट 35.5 से लेके 40.5 के बीच में लाई करता है। एक बच्चा है जिसका वेट 50.5 से 55.5 के बीच में लाई करता है। तो ये डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया, टैबुलर फॉर्म मेरे सामने है। इस टैबुलर फॉर्म को मैं यूज करूंगा क्या बनाने के लिए, इस टैबुलर फॉर्म को मैं यूज करूंगा आपका ग्राफ बनाने के लिए। कौन सा? हिस्टोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। चलिए हिस्टोग्राम देखते हैं, इसका हिस्टोग्राम कैसे होता है। ये देखिएगा, तो ये है इसका कुछ ग्राफ जो आपको दिख रहा है, हिस्टोग्राम है ये। अब ये हिस्टोग्राम है, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि भैया जो बार्स होते हैं बनते वैसे ही हैं बार्स, लेकिन ये सब ज्वाइन होके बनते हैं। आपको दिख रहा होगा कहीं गैप नहीं है। तो ये जो व्यू आता है ना, ये एकदम ऐसा व्यू आता है जैसे कोई सॉलिड्स है, तो एक कोई सॉलिड का शेप है, आपस में सब ज्वाइन है, अलग अलग बार्स नहीं दिख रहे हैं, सारे बार्स सिर्फ हाइट दिखा रहे हैं और आपस में ज्वाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको हल्का सा हो सकता है ये इशू आ रहा हो कि यहाँ पे लाइन ना दिख रही है, तो मैं इस लाइन को बना देता हूं, 2 मिनट होल्ड करिएगा। चलिए एक काम करते हैं, यहां पे मैं आपको बार्स बना के दिखाता हूं, इन्होंने हिस्टोग्राम बनाया कैसे है मैं आपको वो समझाता हूं। तो इन्होंने हिस्टोग्राम कैसे बनाया है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, एक एक्स एक्सिस ली है और एक्स एक्सिस के इस पॉइंट पे एरो, इस पॉइंट पे एरो, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आपस में ज्वाइन किया। यहां पे सबसे पहला सवाल आपके मन में आया होगा, ये एक डिजाइन यहां पे देख के, तो एक जिगजैग शेप बनता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं किंक। क्या कहते हैं? किंक, ठीक है। अब ये किंक का मतलब क्या होता है, तो किंक का मतलब ये होता है जब आप डाटा पे आएंगे तो आप सबसे पहले तो डाटा को देखो, किंक का मतलब आपको खुद समझ आ जाएगा। किंक का मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा चालू हुआ है वो चालू हुआ है 30.5 से 35.5, लेकिन उन रीडिंग्स का क्या, उन बच्चों का क्या जिनका वेट 30.5 से कम है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे बच्चों का क्या जिनका वेट 30.5 से कम है। तो ऐसे और भी तो बच्चे होंगे ना। तो हमने क्या किया, हमने क्योंकि अपने ग्राफ को, यहां पे ध्यान देना, हमने अपने ग्राफ को क्योंकि चालू किया है शून्य से, कहां से चालू किया है? शून्य से, 0 से चालू किया है और डायरेक्ट इस पे रीडिंग, पहली रीडिंग दिखाई है 30.5। तो 0 से लेके 30.5 के अंदर आने वाले जो बच्चे थे वो कहां जाएंगे, तो उनका डाटा हमें क्योंकि नहीं दिखाना इस पिक्चर में, तो हमने उतने पार्ट को छोटा कर दिया। स्प्रिंग देखा होगा आप लोगों ने, स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग को दबाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाता है और जैसे ही छोड़ेंगे वो खुल जाएगा। तो ये एक तरह का स्प्रिंग है, आप ऐसे समझना। किंक जो होता है ये एक तरह का बेसिकली ऐसा जिगजैग फॉर्मेशन है, स्प्रिंग है जिसको हमने कंप्रेस कर दिया। एक स्ट्रेट लाइन थी जिसको हमने प्रेस कर दिया, तो ऐसी 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 ये डाटा कंप्रेस हो गया, ये डाटा कंप्रेस हो गया। इसका एक पार्ट बना के यहाँ सिंबल यूज किया और इस सिंबल को यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे ये कंप्रेस्ड डाटा दिखा रहा है, दबा हुआ डाटा दिखा रहा है। डाटा वहां पे भी होगा, कुछ ना कुछ होगा, बट हमने कलेक्ट नहीं किया तो वो कंप्रेस्ड डाटा कहलाता है, जिसको हम किंक कहते हैं। ये बात समझ आ रही है?
अब समझना, हिस्टोग्राम बनाना है तुम्हें, तो तुम्हारी जो पहली क्लास थी, तुम्हारी पहली क्लास क्या थी? तुम्हारी पहली क्लास थी 30.5 से 35.5। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक यूनिट को लूंगा, या मैं 4 यूनिट या 3 यूनिट के बराबर, यहां पे 2 यूनिट का मुझे दिख रहा है, 2 यूनिट के बराबर इन्होंने क्या किया, 30.5 और 35.5 को मार्क कर दिया। इन्होंने पहली क्लास को पूरा मार्क किया। अब आप अगर आते हैं दूसरी क्लास के ऊपर, तो दूसरी क्लास है अगेन कंटिन्यूअस टेबल है ये, ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो दूसरी क्लास की जो शुरुआत है वो कहां से हो रही है? वो हो रही है 35.5 से 40.5। अब आप ध्यान से देखो कि भाई मैंने 35.5 तो बना दिया था ना, 35.5 से 40.5 ये वाला गैप मेंशन हो रहा है यहां पर। ये चीज समझ आ रही है? तो 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5, 45.5 से 50.5, 50.5 से 55.5, 55.5 से 60.5। तो ये जो मैंने दो दो का गैप लिया, अब सर आप बार बार दो दो का गैप कहां बोल रहे हो? देखना, मैं ग्राफ पेपर तुम्हें एज्यूम करा रहा हूं कि एक ग्राफ पेपर आपने देखा है। ग्राफ पेपर कैसा होता है? उसमें बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, इनको हम यूनिट्स बोलते हैं, ये बॉक्सेस हैं। तो ये ग्राफ पेपर था, ठीक है, इस ग्राफ पेपर के अंदर ये जो बॉक्सेस बने थे, ये जो एक बॉक्स था, ये 1 यूनिट का एक बॉक्स था, जिसके अंदर 10 छोटे छोटे सब वर्टिकल पार्टीशन थे और ऐसी हॉरिजॉन्टल पार्टीशन थे। तो एक बॉक्स के अंदर टोटल 100 यूनिट्स होते हैं। ऐसे एक पेपर के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं, आप जब बॉक्सेस काउंट करोगे इंटू 10 कर दोगे तो उतने नंबर ऑफ छोटे 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 ये बॉक्सेस होते हैं। तो इस पूरे को मैं एक यूनिट बोल रहा हूं, ठीक है, ये पूरा एक यूनिट है। यहां पे जो गैप है ये आप 1 यूनिट का ले लो, 2 यूनिट का ले लो, डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। यहां पे अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा। चलो, तो ये चीज समझ आ गई। हमने क्या किया, जो पहला कॉलम था उस पहले कॉलम को, ये जो पहला कॉलम था जो क्लासेस थी, इसको एक्स एक्सिस पे दिखाया है। किस एक्सिस पे दिखाया है? एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे मैंने क्या दिखाया है? जो चीज फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही थी, फ्रीक्वेंट आ रही थी, मतलब ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इस क्लासेस में पढ़ने वाले जो ऑब्जर्वेशंस थे, और ऑब्जर्वेशंस हमने कलेक्ट किए हैं बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो बच्चे यहां पे मैंने मेंशन कर दिया, 0 से मैंने अपनी कहानी चालू की है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 to 14, 14 to 16। मैंने अगेन ये जो 1 यूनिट का गैप है, जो 1 यूनिट का गैप है, अगर मैं यहां पे आपको स्केल दिखाऊं तो स्केल अब आपको समझ आ रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो मैंने स्केल यूज किया है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने स्केल यूज किया है। हर एक यूनिट अगर मैं बोल दूं तो हर एक यूनिट को मैंने एक क्लास के बराबर रखा है, 1 क्लास, ठीक है। और वाई एक्सिस के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो वाई एक्सिस में हर एक यूनिट जो है, एवरी 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पे क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो 2-2 बच्चों के अंतराल पे रखा है, 2 स्टूडेंट्स के बराबर रखा है वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये स्केल लिख के दिखाना जरूरी है। तीसरी जरूरी बात हो गई। पहली क्या? पहला आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एंड पे एरो। दूसरी बात ये थी कि किंक क्यों बना है। तीसरी बात ये कि स्केल बनाना जरूरी है। चौथी बात ये कि अब आप जो बार्स बनाना चालू करोगे वो सब जॉइंट में बनेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस टेबल है ना। अगर आप इधर देखें तो ये कंटिन्यूअस टेबल है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जिसमें क्लासेस ऐसी चल रही हैं। तो ये तरीका है, ये आपको अब आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब 30.5 से 35.5 तक ये है 9 बच्चे। कितने स्टूडेंट्स हैं? 9 स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने क्या किया, आप ग्राफ में देखना, मैंने 30.5 टू 35.5 ये वाला जो एक ग्राफ स्टैंड करवाया। मैंने एक ग्राफ स्टैंड किया यहां पर। सबसे पहले मैंने एक ग्राफ बनाया, तो ये मैंने ग्राफ बनाया जो कि सीधी स्ट्रेट बार था। फ्रॉम 30.5 से 35.5 तक 9 बच्चों को दिखा रहा है। इसका मतलब 10 और 8 के बीच में ये सेंटर नंबर 9 दिखा रहा है। क्लियर है? इसके बाद मैंने बनाया है, अगर आप देखें 35.5, 40.5 के 6 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 6 स्टूडेंट्स हैं। तो 35.5 से 40.5 तक ये मैंने दूसरा बार बनाया।
समझ आ रही है? तो अब आपको ये वाला बार दिख रहा होगा, इसको हम एक अलग कलर से दिखाए थे, चलिए हम इसको ग्रीन से दिखाए थे। तो ये देखिएगा, ये मैंने ग्रीन से एक बार बना दिया, ठीक है, जो कि एक क्लास को दिखा रहा था। फिर दूसरी क्लास बनाने के लिए मैंने इसी के साथ में एक बार और रेड कलर से खड़ा किया, और इसकी हाइट कितनी देनी है, तो आप देखेंगे इसकी हाइट मैंने कितनी बनाई है, 6 बच्चों के बराबर। तो ये 6 बच्चों की हाइट आ गई। ऐसे ही एक क्लास है आपके सामने 40.5, 45.5, तो इसको आप देखिएगा, मैं इसको दिखाता हूं, किससे दिखाएं, चलो इसको दिखाते हैं ऑरेंज कलर से, ठीक है। तो यहां पे मैं इस क्लास को भी दिखा रहा हूं, ये क्लास मैंने ली है कहां तक, 15 बच्चों तक। तो 15 स्टूडेंट्स का ये बार बनेगा एक। तो ये बार इससे जुड़ के बना है, कहां तक बना है, ये बना है 15 बच्चों को दिखा रहा है। तो पीछे अगर आप डाटा देखेंगे तो डाटा में देखिए यहां पे 15 स्टूडेंट्स का बार है, तो यही 15 स्टूडेंट्स मैंने यहां पर दिखाए। क्लियर है? चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, 45.5 से 50.5 तक का ये जो ग्राफ है, ये किसको दिखा रहा है, तो इसको हम दिखाते हैं ब्लू लाइन से, और थोड़ा डार्क लेके, ये देखिएगा, ये मैंने एक ग्राफ दिखाया। कितना है इसकी हाइट, आप देखेंगे तो इसकी हाइट कुछ 2 से 4 के बीच में है, ठीक है। डाटा में मेरे ख्याल से अराउंड 5 से ऊपर, कितने, 3 से ऊपर बच्चे दिए हैं क्या, या 3 दिए हैं, इसको हम देख लेते हैं कितने दिए हैं। यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स दिए हैं, तो अराउंड 3, मतलब 4 और 3 के बीच में, ठीक है। इस लाइन को हटाते हैं, ये वाली लाइन इन्होंने बनाई है, और ये लाइन को इन्होंने स्ट्रेट खींचा है। तो अब आपको चीजें समझ आ रही हैं। ऐसे ही हमने क्या बनाया है, ऐसे ही हमने फिर 50.5 से 55.5 का ये वाला ग्राफ बनाया है, इसको भी आप देख लीजिए। ये मैंने बनाया है, ये इत्तूसा मतलब ये दिखा रहा है सिर्फ 1, एक बच्चा है जिसका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, एक बच्चा है जिसकी हाइट सिर्फ लाई कर रही है फ्रॉम 50.5 से 50.5 के बीच में, 55.5 के बीच में। और लास्ट हिस्टोग्राम जो बना है वो बना है 55.5, 60.5 से लेके ये बना है आपका ये वाला। तो ये दिखा रहा है आपके कितने, 2 बच्चों को, ठीक है। तो 2 बच्चे ऐसे हैं जो इस ग्राफ के अंदर। तो ये था हिस्टोग्राम बनाने का तरीका, मतलब बार्स बनते हैं एक दूसरे से ज्वाइन होके। तो बस ये मुझे आपको समझाना था। इन दिस वे वी ऑब्टेन द ग्राफ एज शोन इन द फिगर। तो सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का आपके सामने क्लियर है, बोर्ड कर दिया क्लियर। आगे समझते हैं हिस्टोग्राम को। सिंस देयर आर नो गैप्स इन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव रेक्टेंगल्स, लगातार रेक्टेंगल, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार रेक्टेंगल्स बनते हैं जो कि विथ नो गैप्स बनते हैं, जिनमें कोई गैप नहीं होगा। द रिजल्टेंट ग्राफ अपीयर्स लाइक अ सॉलिड फिगर। आप देखेंगे जो फिगर फाइनली आपके सामने बन के आता है, जैसे कि ये फिगर बना है, ये एक सॉलिड फिगर जैसा प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। तो यही चीज यहां पे पॉइंट लिखी है। दिस इज कॉल्ड अ हिस्टोग्राम। इसी को हम हिस्टोग्राम कहते हैं, विच इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो हिस्टोग्राम किसके लिए बनता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए बनता है। अपनी कॉपी में नोट कर लो, एमसीक्यू में फिलिंग इन द ब्लैंक्स में कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं। विथ कंटिन्यूअस क्लासेस, उसमें जो क्लासेस होती हैं वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, मतलब वो तुम्हारा एक्सक्लूसिव मेथड होता है, ना कि इंक्लूसिव मेथड, ठीक है। अब areas of the rectangles erected are proportional to the corresponding frequencies। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है, अपनी कॉपी में इस पॉइंट को नोट कर लो। क्या, जो एरिया रेक्टेंगल्स कवर कर रहे हैं, जो रेक्टेंगल्स लंबे लंबे खड़े हुए हैं, इनके बीच में जो एरिया आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, टू दी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो इस तरह का एक लाइन स्टेटमेंट आता है एमसीक्यूज के अंदर या फिलिंग द ब्लैंक्स या ट्रू एंड फॉल्स के अंदर, क्लियर। हाउएवर, सिंस द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर ऑल इक्वल, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसीज। तो लेंथ जो होती है प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसीज, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी लेंथ होगी, ठीक है। लेकिन जो विड्थ है वो सिमिलर रहती है। विड्थ का मतलब क्या, तो मैं एक बार क्लियर करके फिर से ग्राफ दिखाता हूं। ये देखो, ये मोटाई, हर रेक्टेंगल की अगर आप मोटाई देखेंगे, इस रेक्टेंगल की अगर आप मोटाई देखेंगे, ठीक है, यहां से ये लाइन है, इसकी अगर आप मोटाई देखेंगे तो ये हमेशा जो मोटाई है, विड्थ जो है, ये हमेशा सेम रहती है। अंतर कहां आता है, लेंथ में।
जो हाइट जा रही है, तो हाइट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोले तो ये, ठीक है, जो वाई एक्सिस है। तो ये चीज आपको याद रखनी है हिस्टोग्राम के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यू, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स में आपको स्कूल एग्जाम में पूछ सकते हैं। However, since the width of the rectangles are all equal, the length of the rectangles are proportional to the frequencies. क्लियर है? तो हिस्टोग्राम के बारे में थोड़ा सा हमने एक नॉलेज गेन की, जहां पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये सारे पॉइंट वहीं से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। चलिए, यहां पे आपने हिस्टोग्राम का एक क्वेश्चन भी निपटाया है। अब एक हम तीसरा रिप्रेजेंटेशन समझते हैं जो कि है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? तो पॉलीगन का मतलब क्या? पॉली का मतलब मैनी, गन का मतलब जब एक फिगर बनता है, एक क्लोज्ड फिगर बनता है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, वो 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। भाई मिनिमम 3 साइड से तो रेक्टेंगल फॉर्मेशन होता है। तो रेक्टेंगल भी एक वैरायटी है, एक फैमिली है, पॉलीगन की फैमिली से है, ठीक है। तो रेक्टेंगल एक वैरायटी है फ्रॉम द फैमिली ऑफ पॉलीगन। पॉली का मतलब मैनी, गन का मतलब क्लोज्ड फिगर। तो पॉलीगन, तो स्ट्रेट लाइंस का यूज करके जो क्लोज्ड फिगर बनता है उसको पॉलीगन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब क्या होता है? तो आपने टेबल बनाना सीखा, टेबुलर फॉर्म, उसमें जो लास्ट कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड एक क्लोज्ड फिगर बनता है जिसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। बस इतनी सी बात है। चलो समझने की कोशिश करना। अनदर विजुअल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डाटा एंड इट्स फ्रीक्वेंसीज, जब डाटा बहुत बड़ा हो, ठीक है, तो बड़े डाटा को आपने ग्राफ से दिखा दिया, तो आपके सामने ग्राफ है, ग्राफ के अंदर, ठीक है, लाइंस का यूज करके, तो क्वांटिटेटिव डाटा एंड इट्स फ्रीक्वेंसीज, लाइंस का यूज करके जब हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक आपको लाइन दिख रही है और एक क्लोज्ड फिगर बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो एक पॉलीगन बनता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनी है, फिर ये लाइन ऐसे, फिर ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, फिर ये लाइन ऊपर तक गई है, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। तो ये एक क्या है? ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है जहां पे एक इस तरह का फिगर बनता है, ठीक है। तो ये आपने क्रिकेट मैच में बहुत देखा होगा। आप लोग जो स्पोर्ट्स मैचेस होते हैं, फुटबॉल मैचेस होते हैं, उनमें आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखा होगा, ठीक है। अब ये क्यों यूज होता है, किस लिए यूज होता है, इसको समझना। दिस इज अ पॉलीगन। कौन सा? ये जो क्लोज्ड फिगर मैंने बनाया था ये एक पॉलीगन है। क्वांटिटेटिव डाटा मतलब जब बहुत बड़ा डाटा दिया रहता है तो उसको ग्राफ के थ्रू दिखाना और फ्रीक्वेंसीज को हाईलाइट करना, फ्रीक्वेंसीज को हाईलाइट करना ग्राफ पेपर के ऊपर। तो ये तरीका है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसी को कहते हैं, ठीक है। जॉइन द मिड पॉइंट्स, अब कैसे दिखाते हैं? तो आप लोग क्या करते हैं कि जो बार्स आप लोगों ने बनाए हिस्टोग्राम के अंदर, तो हिस्टोग्राम्स जब आप बनाते हैं, उन बार्स का जब आप सेंटर पॉइंट मार्क कर देते हैं, ये इस बार का सेंटर पॉइंट, ये इस बार का सेंटर पॉइंट, 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 जब आप सेंटर पॉइंट मार्क कर देते हैं, मिड पॉइंट्स मार्क कर देते हैं बार के ऑफ द अपर साइड ऑफ द एडजेसेंट रेक्टेंगल्स ऑफ दिस हिस्टोग्राम बाय मींस ऑफ लाइन सेगमेंट, तो किसके ज्वाइन करने? हिस्टोग्राम के। और इन पॉइंट्स को आपस में जब ज्वाइन कर देते हैं यूजिंग लाइन सेगमेंट, तो एक क्लोज्ड फिगर बनता है जिसको हम पॉलीगन कहेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहेंगे। तो बार की हाइट बेसिकली फ्रीक्वेंसीज दिखा रही है, उन फ्रीक्वेंसीज की जो हाइट है उनके सेंटर पॉइंट को आप मीट करवा दो, ठीक है। तो ये मैंने सेंटर पॉइंट मीट करा दिया। कॉल दिस मिड पॉइंट्स बी सी डी ई एफ जी, तो ये है आपका बी सी डी ई एफ जी। तो उन्होंने कहा इनको नाम दे दीजिए, वी ऑब्टेन द फिगर बी सी डी ई एफ जी सी फिगर। तो हमें एक फिगर मिल रहा है बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अभी ये फिगर मिल रहा है, बट अगर मुझे इसको पॉलीगन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस जो पहला बार होगा उससे पहले जो खाली स्पेस होगी ना, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, जितना दूरी आपने यहां लिया है उतना ही दूरी यहां पे आपको लेना है और इसका सेंटर पॉइंट से इसको मैच करा देना है। ये मैच करा देंगे नीचे से। तो जब नीचे से मैच हो जाता है किससे? एक्स एक्सिस के साथ, तो यहां पे क्लोज्ड कर्व बनता है जिसको हम पॉलीगन कहते हैं। बस यही सामने लिखा हुआ है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन उठाएं क्या? एक क्वेश्चन उठाते हैं। कंसिडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड
ठीक है, बाय 51 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ टेस्ट गिवन इन अ टेबल। तो मेरे पास मार्क्स है 100 मार्क्स, तो 0 से लेके 100 मार्क्स तक के मेरे पास यहाँ पे मार्क्स है। ठीक है, अब क्या बोला है, ऑफ 51 स्टूडेंट्स, तो टोटल कितने बच्चे हैं, 51 बच्चे हैं, 51 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इन 51 स्टूडेंट्स का मुझे अब क्या बनाना है, तो ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो इस टेबल का यूज करके यहां पे एक मैं पॉलीगन बनाऊंगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी है, दोनों एंड्स पे एरो बनाना कंपलसरी है, एकदम पॉइंटेड एरो होने चाहिए। ये मैंने पॉइंटेड एरो बना दिए। इसके बाद मुझे क्लासेस देखनी हो। सबसे अच्छी बात है, ये जो क्लास है ये चालू हो रही है 0 से 10, मतलब मेरा जो पहला पॉइंट है, मेरा ये जो ओरिजिन है यही 0 है। ठीक है, अब मुझे 0 to 10 की क्लास बनानी है। तो 0 to 10 की क्लास में कैसे बनाऊंगा, देखना मैं गैप्स मार्क कर देता हूं। तो 1 गैप, 2 गैप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं, तो 0 to 10 इस क्लास को मैं मेंशन कर रहा हूं, 0 to 10 किस क्लास को, इस क्लास को, ये है 0 to 10। फिर नेक्स्ट क्लास है फ्रॉम 10 to 20। तो मैं कैसे दिखा रहा हूं इस चीज को, एक काम करिए, 0 to 10 लिखने से अच्छा 0 तो था, यहां 10 लिख दिया, यहां 20 लिख दिया, यहां 30 लिख दिया, यहां 40 लिख दिया। क्या ये कंटिन्यूस है, तो देखिए ये कंटिन्यूस है, 10 to 10, 20 to 20, 30 to 30, 40 to 40। तो यहां 40, ये 50, 60, 70, 80, 90, 100, यहीं तक बार्स बनेंगे। ठीक है, इसके बाद कितने बच्चे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू गई है 10, मैं बनाऊंगा 12 तक। मैंने अभी शुरुआत में समझाया था, यहां पे 12 तक चीजें बनानी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मैंने 12 तक बना दिया। इसकी मार्किंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब यहां पे एक एरो मार्क करूंगा इस तरीके से, और एक एरो यहां नीचे मार्क करूंगा। ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस के नीचे एक एरो मार्क करूंगा, ये एरो बता रहा है मार्क्स को। किसको बता रहा है, मार्क्स। ठीक है, तो जो पहला कॉलम होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे बनाना है, बना दिया। जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तुम्हें बनाने हैं वाई एक्सिस पे। तो यहां पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए, मेरी तो हैंडराइटिंग हॉरिजॉन्टल में भी थोड़ी ठीक ही आई है, तो बढ़िया हॉरिजॉन्टल में लिखा है। ठीक है, चलो आगे ध्यान देना। अब मुझे यहां पे बनाने हैं ग्राफ्स, तो मैं ग्राफ बनाता हूं। देखो 0 to 10 की क्लास में है 5 बच्चे, तो 0 to 10 वाला जो हाइट है वो दिखा रहा है 5 बच्चों को। तो ये है 5, यहां तक मैं पहला बार लेके जाऊंगा, ये मैंने पहला बार लेकर गया और ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दूसरा 10 to 20 की क्लास दिखा रहा है 10 बच्चों को, तो 10 बच्चे हैं यहां पर। ठीक है, तो मैं अपनी दूसरा रूलर यूज करना है आप लोगों को। ठीक है, और यहां से एकदम स्ट्रेट लाइन खींचनी है, कहां तक, 10 तक। तो यहां से इसके बगल में इसको सपोर्ट देते हुए मैं यहां 10 तक दूसरा बार ले आता हूं। अच्छा, ये जो हिस्टोग्राम बनेगा ना, ये मतलब बेसिकली ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहा हूं ये हिस्टोग्राम बनेगा पहले, तो मैं हिस्टोग्राम बना रहा हूं। 20 to 30 की क्लास में है 4 बच्चे, तो 4 बच्चे, तो इसके सपोर्ट में यहां से स्ट्रेट लाइन गई और यहां से ये 4 बच्चों वाली एक लाइन ये आ गई। क्लियर है, तो ये मेरा हो गया 4 बच्चों को दिखाने का। फिर है 6 बच्चे, फिर है 7 बच्चे, तो 6 बच्चे दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे जाऊंगा। ठीक है, इसके सपोर्ट में यहाँ पे भी लाइन बनाऊंगा और यहाँ पे एक लाइन ये 6 बच्चों की बना दूंगा। तो ये हो गए 6 स्टूडेंट्स। 6 के बाद फिर है 7, तो 7 का डाटा दिखाऊंगा। 7 का डाटा दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, 6 से ऊपर एक यूनिट बनाना है बस, तो 6 से ऊपर ये एक यूनिट बनेगा और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगी। चलिए, इसके बाद 50 to 60, तो 50 to 60 की क्लास है 3 बच्चों की, तो 50 to 60 की क्लास है 3 बच्चों की। यहां पे ये 3 बच्चों का डाटा बनेगा, ये मैंने हिस्टोग्राम बना दिया। 60 to 70 में है 2 ही बच्चे, तो 2 ही बच्चे हैं, तो ये 2 बच्चों के लिए ये आ गया। ठीक है, फिर 70 to 80 में अगेन 2 बच्चे, तो ये ग्राफ आपस में एक ही हाइट पे आएगा।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है 80 से 90 में 3 बच्चे, तो 80 से 90 में 3 बच्चे, तो 3 बच्चे मतलब ये इसके बराबर आएगा। तो 80 से 90 में 3 बच्चे, फिर 90 से 100 में 9 बच्चे, तो 9 बच्चे हैं, इसका मतलब यहां से स्ट्रेट लाइन जाएगी 9 तक, तो ये 9 तक आई और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये बार बन गया। ठीक है, तो कुछ हल्का सा मैंने रफ फिगर बनाया, आप लोग पेंसिल और रूलर का यूज करिएगा। इस डाटा का मैंने क्या बना दिया, पहले तो हिस्टोग्राम बनाया। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे कुल मिला के यहां पे इनके सेंटर पॉइंट मार्क करने, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, एक सेंटर यहां, एक सेंटर यहां, एक सेंटर यहां, एक सेंटर यहां। ठीक है, अब ये जो बनेगा यहां पर, तो ये आपका एक तो यहां पे पूरा ज्वाइंट होता हुआ यहां तक जाएगा, तो एक लाइन ज्वाइन करवानी है मुझे कुल मिला के, वो लाइन भी मैं ज्वाइन करवा देता हूं। ग्रीन से ले लेता हूं, ग्रीन तो है ही है, रेड से ले ले, चलो रेड से ले लेते हैं। देखना, रेड से यहां पे एक लाइन ये गई, इसको ज्वाइन करेगी। ये लाइंस रूलर का यूज करिएगा आप, इस सेंटर पॉइंट को, ये सेंटर पॉइंट को, फिर यहां से इस सेंटर पॉइंट को, फिर यहां से ये, फिर यहां से ये, यहां पे स्ट्रेट लाइन बनेगी, फिर यहां पे एक ऐसी लाइन और ये लाइन ऐसे ऊपर जाएगी। और याद रखिएगा नेक्स्ट जो क्लास है यहाँ पे नीचे भी ज्वाइन करवाना है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट ज्वाइन करवा दिया, तो ये लाइन यहाँ पे बन जाएगी। थोड़ा सा इधर आ गई है, इसको देख लेते हैं, ये है मिड पॉइंट अगर, तो यहाँ पे ज्वाइन करवाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लोज्ड कर्व, रेड कलर की लाइन, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया है। तो अब आपको समझ आ रहा हो, ये डार्क पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये डार्क पॉइंट मैंने क्या किया, ये मैंने फ्रीक्वेंसीज को मार्क किया, मिड पॉइंट्स को मार्क किया है। तो इन्होंने मुझे क्या बोला था, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये है टेबल और ये है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, कितना आसान था बनाना, हमने ये चीज कर ली है। तो इसको आप अपनी कॉपी में बनाइए, खुद से मेहनत करिए। तीनों प्रकार मैंने आप लोगों को यहाँ पढ़ा दिए हैं। ठीक है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं आगे, देखते हैं आगे। तो आगे में आप देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आपको एक चीज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की सिखाई गई है कि 2 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे किया था, ये वाला वैरायटी, जिसमें आपको हिस्टोग्राम बनाना है, फिर उनके सेंटर पॉइंट्स को, जो बार्स होते हैं उनके सेंटर पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और उसके बाद स्ट्रेट लाइंस खींचनी है। एक तो क्वेश्चन ये आता है। दूसरी वैरायटी जो आती है वो ये प्रकार का क्वेश्चन आता है जो आपको यहाँ सिखाया गया है। इसके बाद उस क्वेश्चन को भी मैं कवर करूंगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है कि हिस्टोग्राम मत बनाओ, विदाउट मेकिंग एनी हिस्टोग्राम आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ। अब वो कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वो ये कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इंडिपेंडेंटली विदाउट ड्रॉइंग हिस्टोग्राम। अब अगर बिना हिस्टोग्राम के तुम्हें बनाने को बोला तो तुम तब भी बना सकते हो। फॉर दिस वी रिक्वायर द मिड पॉइंट्स। हमें क्या चाहिए होगा, अभी मैंने पीछे पढ़ाया कि जब आप ग्राफ बनाते हो उसके अंदर जो आपने हिस्टोग्राम्स बनाए हैं, ये आपने हिस्टोग्राम्स बनाए हैं, इन हिस्टोग्राम्स का ये देखो, ये एकदम मैं रफ फिगर इसलिए बना रहा हूं तुम्हें दिखाने के लिए कि हमने पीछे क्या किया था। हमने सेंटर पॉइंट्स लिए थे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमने किसको बोला था, जब इनके सेंटर पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया था, इसी को हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोला था। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, अगर मैं ग्राफ्स हटा दूं, सिर्फ इन लाइंस की अगर मैं बात करूं, देख रहे हो आप क्या, सिर्फ ये अगर पॉइंट्स मुझे मिल गए ग्राफ के ऊपर, कौन से पॉइंट्स, इनको अब आप ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज मैं यहां समझा रहा हूं। अगर मुझे सिर्फ ये वाले पॉइंट मिल गए, तो ये पॉइंट मिलने के बाद मैं क्या लाइंस इनसे ज्वाइन करता हुआ नहीं बना सकता, एकदम बना सकता हूं। लेकिन ये जो पॉइंट्स है ये मिड पॉइंट थे किसके, बार ग्राफ के। तो यहां पे यही लिखा है कि अगर हमें मिड पॉइंट पता होंगे, फॉर दिस वी रिक्वायर द मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स पता होंगे ऑफ द क्लास इंटरवल यूज्ड इन डाटा, तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे समझना कि इन मिड पॉइंट्स को ही हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं। तो मैंने क्लास मार्क के बारे में आपको बताया था पार्ट 1 के अंदर, जब मैं टैबुलर फॉर्म पढ़ा रहा था। ठीक है, तो मैंने वहां पे सिखाया था कि जब एक्सक्लूसिव मेथड या इंक्लूसिव मेथड, जब आप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हो यूजिंग
व्हाट, एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड। तब मैंने आपको एक शब्द यूज किया था क्लास मार्क, और तब भी मैंने आपको बताया था कि क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट। यहां पे मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, हर बार का जो मिड पॉइंट है उसको हम क्लास मार्क ही बोलेंगे। तो दिस मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल आर कॉल्ड क्लास मार्क। To find the class mark of a class interval, we find the sum of the upper limit. Sum किसका निकालना है, upper limit and lower limit of a class and divide it by 2. इसका मतलब मुझे एवरेज निकालना है, मुझे मीन निकालना है। किसका मीन निकालना है, ऐसा बोल लो कि मुझे अगर कोई क्लास दी है, मुझे कोई क्लास दी है फ्रॉम 0 to 10 और मुझे मिड पॉइंट पता करना है, तो इस क्लास का मिड पॉइंट क्या होगा, वो होगा 10 + 0/2। तो मेरा जवाब होगा 5। तो 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास। ऐसे ही मान लो इसके बाद एक क्लास दी है मुझे फ्रॉम 10 to 20, इस क्लास का मिड पॉइंट क्या होगा, तो 10 + 20 कर दो, 10 + 20 डिवाइड बाई 2 कर दो, यहां पे आएगा 30/2। इसका मतलब इसका जवाब आएगा 15। तो मिड पॉइंट ऑफ 10 and 20 इज व्हाट, 15। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है, इसको फिर से एक बार समझा रहा हूं। एक क्लास इसको कहते हैं, इस क्लास में दी हुई छोटी वैल्यू को लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं, LCL बोलते हैं, जबकि इसी क्लास की बड़ी वैल्यू को अपर क्लास लिमिट बोला जाता है। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो इस क्लास में जो 10 है, ये 10 इस क्लास की लोअर क्लास लिमिट है, और इसी क्लास का जो 20 है ये अपर क्लास लिमिट है। क्लियर है। तो लोअर क्लास लिमिट क्या होती है, अपर क्लास लिमिट क्या होती है। जब किसी क्लास का मिड पॉइंट निकालना होता है तो उन दोनों चीजों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तुम्हें क्लास मार्क पता चल जाएगा। समझ आ रहा है। और जैसे ही क्लास मार्क पता चल गया, बोर्ड करता हूं, क्लियर ध्यान देना, जैसे ही मैं ग्राफ बनाऊंगा और हर क्लास का अगर मुझे क्लास मार्क पता है तो मैं डायरेक्टली उस पॉइंट को यहां पे मार्क कर लूंगा। समझ आ रहा है। और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैं फाइनली एक क्या बना दूंगा, मैं एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दूंगा। तो पॉइंट्स पता होने जरूरी हैं। अगर पॉइंट्स पता चल गए, अगर मिड वैल्यू पता चल गई उस क्लास की, तो ये पॉइंट्स यहां पे मिल जाएंगे, बस ज्वाइन कर देना। ठीक है। एक क्वेश्चन उठाते हैं इससे रिलेटेड। सवाल क्या है समझना, ये आपके एनसीईआरटी बुक का एक सिटी है जिसका वीकली ऑब्जर्वेशन देखा गया। तो एक सिटी का जब वीकली ऑब्जर्वेशन किया गया तो लोगों के जीने का ये देखा गया कि वो क्या खर्चा करते हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए। तो एक क्लास कैसे मेंटेन होती है, छोटी क्लास के जो लोग होंगे वो बहुत कम खर्चा करेंगे, मिडिल क्लास के लोग होंगे थोड़ा सा खर्चा ऊपर करेंगे लेकिन बहुत पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा उससे ऊपर की क्लास जो होगी, जो हायर क्लास होगी, वो अंधा पैसा खर्च करेंगे और जो चीज की जरूरत नहीं है उसको भी खरीद के वेस्ट करेंगे। ठीक है। उससे ऊपर की जो क्लास होगी वो अपना जीवन का इंडेक्स कैसे निकाल रहे हैं। मैं अगर बहुत हाई क्लासेस की बात करूं, VVIPs की, तो उनके लाइफ इंडेक्स के ऊपर जब स्टडी की गई हो, ऐसे की जाती है। जी आप लोगों ने मैगजीन्स में सुना होगा कि ये 10 लोग टॉप अमीरों में चल रहे हैं, इस देश का जो गरीबी का इंडेक्स है वो कितना नीचे है, पाकिस्तान का कितना है, ऐसे करके देशों के इंडेक्स पे काम किया जाता है। तो लोगों के कहां से पता चलता है, उनके लिविंग इंडेक्स से ही, उनके खर्चे करने की क्षमता से उनके जीने का लाइफस्टाइल पता चलता है, जिसकी स्टडी की गई मान लो। ठीक है। आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो क्या दिया गया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और ठीक है मतलब क्या क्या खर्चे हो रहे हैं 5 वीक्स के अंदर, 140 से 150 के बीच का खर्चा। तो एक लिविंग इंडेक्स दिया, मार्किंग दी, ऐसा मान लो खर्चा नहीं दिया, मार्किंग दी है 140 से 150 के बीच में, मैं कहूंगा 5 वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स। तो ऐसे कुछ इन्होंने एक डाटा दे दिया मान लो। अब क्योंकि ये क्लासेस है, ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस हैं तो इतना तो पक्का है कि जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे तो ये जो क्लासेस हैं ये इस लाइन पे आएंगी, मतलब एक्स एक्सिस पे आएंगी। कॉमन सी बात है भाई, ये चीज तो अब तक तुम्हें समझ आ गई होगी।
कि जो क्लासेस हैं, और दूसरा ये किस टाइप की क्लासेस हैं, तो 150, 150, 160, 160, 170, 170, 180, 180, 190, 190, मतलब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है, एक्सक्लूसिव मेथड बना हुआ है यहाँ पे। तो इसमें तुम क्या करोगे, फ्रॉम जीरो से तुम अपनी जब कहानी चालू करोगे तो तुम यहाँ पे किंक बनाओगे। क्या बनाओगे, किंक बनाओगे। क्यों बनाओगे किंक, क्योंकि 140 से ऊपर का लीविंग इंडेक्स नहीं दिया तो उसको तुम छोटा कर दोगे, यहां से मार्किंग चालू करोगे। मान लो कोई मार्किंग तुमने ली 140, 2 यूनिट के बाद तुमने नेक्स्ट मार्किंग ले ली 150, फिर नेक्स्ट मार्किंग ले ली 160, फिर नेक्स्ट मार्किंग 170, 180, 190 एंड 200, ये मैंने मार्किंग कर दी। तो 140, 150, 160, 170, 180, ये मैंने क्लासेस बना दी। यहाँ पे क्या किया, क्लासेस बना दिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 200, इसी तरीके से बनेगा एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 20, तो मैं क्या करूंगा, 2-2 का गैप ले लेता हूं। यहाँ पे मैं 2-2 का गैप ले लेता हूं। चलो एक काम करते हैं, ब्लू से इसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं 2-2 का गैप ले रहा हूं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता भी जाता हूं, 2, 4, 6, फिर 8, 8 के बाद 10, तो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12, 12 के बाद ये 14, 14 के बाद ये 16, 16 के बाद ये 18, 18 के बाद ये 20। तो इस तरीके से मैंने यहाँ मार्किंग कर दी। तो मुझे जाना चाहिए था कहाँ तक, मुझे मैंने बताया था 20 अगर हाईएस्ट वैल्यू दी है तो तुम्हें 22 से 24 तक जाना है, 2-2 के करके थोड़ा ऊपर तक जाना है, ग्राफ अच्छा दिखेगा और कुछ बात नहीं है। तो चलो ये भी अपन ले लेते हैं छोटा सा, ये मैं बना देता हूँ, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ। तो यहां तक मैंने बना दिया मान लो, ठीक है। और यहां पे मैं इसकी मार्किंग कर देता हूं 12, फिर ये आएगा 14, 14 के बाद ये आएगा आपका 16, 16 के बाद यहाँ आएगा 18, 18 के बाद यहाँ आएगा 20, 20 के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 22, 2-2 का बीच में गैप ले लिया, कोई इशू नहीं। अब जब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो नीचे वाली लाइन पढ़ना, सवाल में क्या दिया है, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द डाटा अबव। इस डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ, बट ब्रैकेट में साफ लिख दिया विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम नहीं बनाना। जब भी इस तरह का सवाल आए तो तुम्हें अपनी कॉपी में ये वाला चार्ट बनाना है, क्लियर है, ये वाला चार्ट बनाना है। और इस चार्ट के सामने तुम्हें एक थर्ड कॉलम और बनाना है। तो ये एक थर्ड कॉलम बना के तुम्हें वहां पे लिखना है मिड क्लास मार्क लिखना है। यहां पे लिखना है C.M लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो क्लास मार्क लिखना है और तुम्हें हर क्लास का क्लास मार्क निकालना है। क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 140 से 150 के सेंटर वैल्यू क्या होगी। तो तुम कहोगे सर इसकी जो सेंटर वैल्यू है वो होगी 145, 145। तो 145 यहाँ तो सॉल्व करके निकाल लो, 140 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मिड वैल्यू आएगी 145, यहाँ की मिड वैल्यू आएगी 155, यहाँ की मिड वैल्यू आएगी 165, यहाँ की वैल्यू आएगी 175, 185, 195, ठीक है। ये मिड वैल्यूज आपको मिल गई। तो देखना, फ्रॉम क्लास 140 टू 150 की मिड वैल्यू है 145, कहां तक, 5 तक। तो 5 तक मतलब 4 और 5 के बीच में मैं यहां पर सेंटर वैल्यू मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो आएगी क्लास कौन सी, 4 और 5 के बीच में ही, 4 और 5 के बीच में ही आएगी। और पॉइंट जो आएगा वो 140 टू 150 के सेंटर में आएगा, 145, ठीक है। फिर आएगा 155। तो इन दोनों क्लास का सेंटर पॉइंट कितना, 10। तो 10 के सामने यहां पे ये मैं बना देता हूं, 10 के सामने मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट तुम्हें कहां मिलेगा, तो थोड़ा सा पेन को हम बोल्ड यूज कर लेते हैं। यहां पे एक पॉइंट मिल गया, यहां एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो ये एक अप्रोक्सीमेटली मार्किंग कर रहा हूं, 160 से 170 के बीच में 165 आता है, 165 के सामने 20 तक जाएगा। तो 165 के सामने यहां पे ये आ गया 20 तक, ठीक है। ऐसे ही फिर 175 9 तक जाएगा। तो 175 यहां का मिड वैल्यू ये जाएगा कहां तक, ये आपका जा रहा है 9 तक। तो 9 तक मतलब 8 और 10 के बीच में। तो 8 और 10 के बीच में यहां पर 9 आ गया कुछ, ठीक है। 180 और 190 मतलब 185, सेंटर वैल्यू है 6, सेंटर वैल्यू है 6, इसका मतलब ये 6 थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। उसके बाद 2 आएगा यहां पे जस्ट, तो ये आ गया 2।
अब ये पॉइंट्स आपको मिल गए, आपको क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हम ब्लू पेन का यूज कर लेते हैं। ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, डॉटेड लाइन से रूलर पे आप बनाइएगा, रूलर का यूज करके। तो इस तरीके से आपका ये ज्वाइनिंग बनेगा, ठीक है। अब ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बट ये कंप्लीट नहीं है। इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे, 140 से पहले मिड पॉइंट लेंगे, 140 से पहले मिड पॉइंट लेंगे। तो ये मैं लेके यहां मार्किंग कर देता हूं, मान लो ये मिड पॉइंट है, तो इसको डॉटेड लाइन यहां पे ज्वाइन करेंगे इस एक्स एक्सिस पे 140 से पहले। तो 140 से पहले 130 140 होगा, तो उन दोनों के बीच का मिड पॉइंट है 135, तो इसको यहां लाके 135 पे ज्वाइन करेंगे। तो ये 135 पे मैंने यहां ज्वाइन कर दिया, और यहां पे 200 के बाद ज्वाइन होगा, तो 200 के बाद ज्वाइन होगा, ये 200 के बाद ज्वाइन हो गया। ये मेरा कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया विदाउट मेकिंग व्हाट, हिस्टोग्राम। तो सिर्फ लाइन, इस तरह के डॉटेड लाइन से मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिजाइन कर लिया है। क्लियर है? तो इसको आप अपनी कॉपी में बना लो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहां तक आप लोगों ने वो थ्योरी याद कर ली, मतलब वो समझ ली जो आपने अपनी थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ा था। वन शॉट रिवीजन का मैं करा रहा हूं, तो 3 तरह के मैंने आपको ग्राफ समझा दिए, एक एक एनसीईआरटी बुक से मैंने क्वेश्चन उठा लिया, और मुझे ऐसा लगता है जो आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में इस पर्टिकुलर पार्ट 14.3 के आसपास जो एक्सरसाइज के पहले जो डाटा दिया, उसमें जो एक्सरसाइजेस दी हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने वो एग्जाम्पल करवाए हैं। कुछ एमसीक्यूज में कवर कर रहा हूं इस वीडियो में, उन एमसीक्यूज को आप देखिएगा। तो ये एमसीक्यूज किस प्रकार के आते हैं, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से, कौन से टॉपिक से, ग्राफ के टॉपिक से, ठीक है। पार्ट 3 जो मैं कर रहा हूं, इसमें जो ग्राफ आएंगे वो देखो आप, सॉरी एमसीक्यू आएंगे, वो किस प्रकार के बन सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा है कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तीसरा जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने सुना था पार्ट 1 में टैबुलर फॉर्म के अंदर। तो मेरा जवाब है डी, ठीक है, ये टैबुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है, इज नॉट। तो मेरा आंसर है डी। चेक कर लेते हैं, यस मेरा आंसर है डी। क्लियर है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन वो भी था, बट वो टैबुलर फॉर्म था, ग्राफिकल की बात हो रही है। A frequency polygon is constructed by plotting frequency of the class interval। अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, अभी हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनता है, कुछ डॉट्स मिल जाते हैं, इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन करवाया जाता है, ठीक है। अब क्लास इंटरवल्स जो लिखी होती हैं वो एक्स एक्सिस पे लिखी होती है, ठीक है। तो a frequency polygon is constructed by plotting frequency of the class interval, क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी एंड द मिड पॉइंट। तो मिड वैल्यू ऑफ द क्लास, इसका आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से क्या वही होगा, क्योंकि अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट नहीं है। अपर लिमिट लोअर लिमिट तो यहाँ एक्स एक्सिस पे आती है, एनी वैल्यू ऑफ द क्लास नहीं हो सकती, वो मिड वैल्यू ऑफ द क्लास होती है। तो मिड वैल्यू ऑफ द क्लास, ये जो पॉइंट्स आते हैं मिड वैल्यू आती है, क्लास मार्क्स आते हैं। क्लियर है? तो आंसर है आपका सी। ये रहा आंसर, बोर्ड क्लियर करके दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी। क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इन अ हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल। अच्छा, अभी मैंने ये थ्योरी के समय पढ़ाया था कि एक हिस्टोग्राम के अंदर, ये हिस्टोग्राम है मान लो, सब आपस में ज्वाइन रहता है, एक सॉलिड टाइप का फिगर दिखता है। तो यहां पे मैंने बढ़ाया था क्या कि ईच रेक्टेंगल, हर एक जो रेक्टेंगल है वो किसके प्रोपोर्शनल में है, वो प्रोपोर्शनल है द क्लास मार्क ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। क्या क्लास मार्क के प्रोपोर्शनल है, क्या क्लास साइज के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल के बराबर है। तो यहां पे क्या दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। यस, मेरा आंसर सी ऑप्शन है। फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो लेंथ जो जाती है, लेंथ मतलब रेक्टेंगल की लेंथ, तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो फ्रीक्वेंसी। तो आंसर सी होना चाहिए इसका। यस, इसका आंसर सी है। मैंने अभी थ्योरी के समय पढ़ाया था। तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन और मैं लेकर आया हूं, अच्छे क्वेश्चन, इनको भी देख लो। इन अ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल ऑफ और द ग्रुप्स आर टेकन अलोंग। क्लास इंटरवल कहां दिखाई जाती है, हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल कहां दिखाई जाती है, एक्स एक्सिस पे। तो ये एक्स एक्सिस के थ्रू दिखाई जाती है, तो यहां पे आएगा बी, आंसर आना चाहिए बी। यस, आंसर है बी।
ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इन अ हिस्टोग्राम ईच क्लास रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड विद बेस एज, अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि हिस्टोग्राम में हर जो क्लास का रेक्टेंगल बनता है, तो ये रेक्टेंगल बनता है हिस्टोग्राम के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो ये सब ज्वाइन होके बनता है हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल्स बनते हैं। रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड विद बेस, बेस से आपने कंस्ट्रक्ट किया एज फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल्स, रेंज, साइज ऑफ द क्लास। तो ये जो रेक्टेंगल्स बनते हैं बेस के साथ, ये क्लास इंटरवल्स के हिसाब से बनते हैं। क्लास के इंटरवल्स क्या हैं? तो इंटरवल्स के हिसाब से बनते हैं ना, रेंज इसमें नहीं होती है। साइज ऑफ द क्लास, क्लास की साइज कितनी है, ठीक है, ये भी नहीं होता। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखो, क्लास इंटरवल इसका आंसर होना चाहिए, ये देख लेते हैं हम। तो यस, इसका आंसर क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल के हिसाब से वो बेस से कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो बेस के ऊपर आपने क्योंकि क्लास इंटरवल दिखाई है, तो क्लास इंटरवल इसका जवाब है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जब बना रहे होते हो। तो ध्यान पूरा रखो कि तुम क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, क्या चीजों का यूज कर रहे हो। तो तीनों ग्राफ्स तुम्हें ध्यान रखने हैं, 3 वैरायटी क्वेश्चंस की, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में 2 वैरायटी, तो टोटल 4 वैरायटी क्वेश्चंस की और एमसीक्यू। आपको कंप्लीट वन शॉट रिवीजन के अंदर पार्ट 3 के अंदर मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझा दिया है। बस इतना ही याद रखना है, सफिशिएंट है, काफी है। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैग्नेट ब्रेन्स आपको तैयारी करवा रहा है वन शॉट रिवीजन के थ्रू। हमारे वेबसाइट पे विजिट करो, अपने दोस्तों को बताओ, अपने परिचितों को बताओ जो क्लासेस में है, जो कि क्लास 8 से लेकर 7th क्लास से 12th क्लास तक वन शॉट रिवीजन्स आपको मिल रहे हैं। तो वन शॉट रिवीजन्स हम लोग आपको करा रहे हैं। एनटीएससी अगर आपको वॉच करना है तो एनटीएससी की भी हम लोग तैयारी करा रहे हैं। तो 9th क्लास स्टूडेंट्स, इसके लिए भी आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि 10th क्लास में आप लोग एनटीएससी भी देने वाले हैं। तो अभी से तैयारी चालू कर दो। तो आप लोगों को जैसे देखना है वन शॉट रिवीजन, तो ऊपर स्क्रॉल करिए, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं फ्रॉम क्लासेस 12 टू क्लास 1। इसी के नीचे एक ऑप्शन आएगा कौन सा, वन शॉट रिवीजन। तो आप वन शॉट रिवीजन को जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने 12th क्लास, 11th क्लास, 10th क्लास, 9th क्लास के वन शॉट रिवीजन दिखेंगे। आपको 9th क्लास का वन शॉट अगर देखना है तो वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ करते हैं तो आपके सामने 9th क्लास के सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ठीक है। तो सारी चीजें फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी वन शॉट मिल रहे हैं। मैथ्स का वन शॉट जो कि मैं कंप्लीट करा रहा हूं, आप इसको वॉच नाउ करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ करेंगे तो आपके सामने चैप्टर वाइज एक पेज ओपन होगा। तो मैथ्स पे आपका क्लिक करते ही यहां पे सारे चैप्टर्स का आपका वन शॉट कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। आपको जोन से चैप्टर का वन शॉट वॉच करना है उसको वॉच नाउ क्लिक कर दिए। वॉच नाउ क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है घर बैठ के तैयारी करना, और क्या चाहिए, बस एग्जाम से पहले अब कमर बांध लो, पेन कॉपी उठा के तैयारी करना चालू कर दो। ये सारी तैयारी मैग्नेट ब्रेन्स आपका 100% फ्री करा रहा है। आपको सिर्फ हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। लाइक इसलिए हमें मोटिवेट करने के लिए, सब्सक्राइब इसलिए कि हम जो भी नया लेकर आए वो आपके पास समय पे पहुंच जाए, ठीक है। और शेयर जरूर करो, अपने दोस्तों को बताओ, अपने रिलेटिव्स को बताओ जो छोटी क्लासेस में हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं। तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम लोग कवर करा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरीके से शेयर करिए हमारी लिंक्स को थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू व्हाट्सएप, जो भी आप यूज करते हैं उनके मैसेजेस के थ्रू हमारी लिंक्स लोगों तक पहुंचाइए। तो चलिए मिलते हैं एक नए चैप्टर की वन शॉट रिवीजन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।